एमएस एसक्यूएल सर्वर तुमको इंस्टॉल करना रहेगा। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास दो अलग अलग वर्जन एसक्यूएल सर्वर के आएंगे। एक रहेगा तुम्हारे पास फुल वर्जन और एक रहेगा एक्सप्रेस एडिशन। एक्सप्रेस एडिशन जो रहेगा वो मिनिएचर डेटाबेस रहेगा जो ट्रेनिंग पर्पस और जो इंस्टीट्यूशन के लिए यूज होता है, और जो फुल वर्जन जो रहेगा या इंटरप्राइज वर्जन जो रहेगा वो कंपनीज में यूज होता है। तो इंटरप्राइज वर्जन और फुल वर्जन में डिफरेंशिएशन इंटरव्यू के अंदर वो लोग पूछते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन फुल वर्जन और एक्सप्रेस वर्जन। तो फुल वर्जन और एक्सप्रेस वर्जन का डिफरेंशिएशन ये है कि ऑल कैपेबिलिटी तुमको एक्सप्रेस एडिशन प्रोवाइड करेगा। ऑल कैपेबिलिटी तुमको एक्सप्रेस वर्जन प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक क्या उसमें मिनिएचर ऐड करेगा कि तुम 5 GB से ज्यादा डेटा सेव नहीं कर सकते तुम। हाँ, एक्सप्रेस एडिशन के अंदर मतलब कोई भी उसको सीखने के लिए तो कोई भी एक्सप्रेस एडिशन यूज कर सकता है, लेकिन कोई भी लार्ज स्केल डेटाबेस सेव नहीं कर सकता उसके अंदर। समझ में आ गया ना? क्योंकि नॉर्मली जो डेटाबेसेस रहेंगे वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे भी मैं ऐड कर रहा हूँ डेली बेसिस पे डेटा ऐड करते जा रहा हूँ, तो वो डेटा जो रहेगा वो 5 GB से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। मतलब कोई उसको इंटरप्राइज वाइड यूज नहीं कर सकता। किसको? एक्सप्रेस एडिशन को। और जो इंटरप्राइज एडिशन है, इंटरप्राइज एडिशन जो रहेगा उसको माइक्रोसॉफ्ट से परचेस करना पड़ेगा। मैं कल बोला भी था कि माइक्रोसॉफ्ट एक सुई भी फ्री में नहीं देगा तुमको, तुमको हर चीज उससे परचेस करना ही है। तो वो अलग बात है, क्रैक बहुत सारे निकल गए हैं। तो एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है मुझको। एसक्यूएल सर्वर ओपन करने के लिए क्या करोगे? स्टार्ट मेनू में जाओगे। स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम, तो यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर 2005 ऑलरेडी इंस्टॉल है, एसक्यूएल सर्वर 2005। और ये तुमको एक एक्स्ट्रा पैच इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन। ये मेरे पास से लेके जाना पैच। जब तुम लोग विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर 2008 इंस्टॉल हो जाता है। समझ में आएगा? तो ध्यान देना, जब तुम इंस्टॉल करोगे एसक्यूएल तो उस टाइम पे ध्यान दो कि एसक्यूएल ना इंस्टॉल हो, उसको तुम सेपरेट इंस्टॉल करो। समझ में आया? क्योंकि जितनी भी कंपनीज है वो लोग सेपरेट सेपरेट इंस्टॉलेशन चलाते हैं। क्योंकि अगर तुम वो कंपनी में अगर विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल होता है वो एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल होता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बाय डिफॉल्ट जो एसक्यूएल इंस्टॉल होता है वो एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल होता है। तो इसके लिए उसको तुम भी टिक मार्क हटा दोगे। बाद में मैं तुमको पैच दूंगा एसक्यूएल का, बाद में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे। और एसक्यूएल सर्वर तो इंस्टॉल हो जाता है। देखो, क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट दो अलग अलग पार्ट रहते हैं इसके अंदर। कैसा रहता है? एक जो है तुम्हारा सर्वर कंपोनेंट रहेगा, जहां पे तुम्हारे सब डेटाबेसेस क्या रहेंगे? होस्ट रहेंगे, ये सर्वर रहेगा। और एक क्या रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट स्टूडियो। एक जो रहेगा मैनेजमेंट स्टूडियो रहेगा। मैनेजमेंट स्टूडियो क्या करेगा? एसक्यूएल सर्वर जो सर्वर है उसको मैनेज करेगा। मतलब वो क्लाइंट टूल है और ये सर्वर टूल है। तो क्लाइंट टूल के लिए ऑलवेज क्या रिक्वायर रहेगा? क्या नेसेसिटी तुमको लगती है? क्लाइंट ऑलवेज क्या करेगा? सर्वर पे लॉग इन करेगा। ईच क्लाइंट हैज अ यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड, बराबर ना? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जैसे तुम ओपन करोगे, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करोगे तो क्या मांगेगा? वो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड जो चेक करने का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। अगेन इंटरव्यू का एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग यूजर क्रेडेंशियल। यूजर क्रेडेंशियल के ब्रैकेट में लिखो यूजर नेम एंड पासवर्ड। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ चेकिंग यूजर क्रेडेंशियल। यूजर क्रेडेंशियल के ब्रैकेट में लिखो यूजर नेम एंड पासवर्ड। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग यूजर क्रेडेंशियल इज नोन एज ऑथेंटिकेशन। ब्रैकेट में जो बोला यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडेंशियल के ब्रैकेट में लिखोगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। समझा क्या बोला मैं? मतलब जो एक पर्टिकुलर जो क्लाइंट रहेगा वो क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट है कि नहीं, उसको हम लोग कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? यूजर नेम और पासवर्ड के बेस पे। अगर वो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड रखता है, इसका मतलब वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है।
जैसे ही ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस एंड होगा उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, ऑथराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग राइट प्रिविलेजेस टू ऑथेंटिकेटेड यूजर। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ assigning right privileges to authenticated user। ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब क्या, हेलो सवा 9 बजे बोला ना भाई, 9 तक आया, 9 ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो ऑथराइजेशन में नहीं कर सकता। अब पहली डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, ऑथेंटिकेशन क्या है। एक मिनट आराम से बहुत आवाज कर रही है। राइट क्लिक करके न्यू लॉगिन, लॉगिन नेम दे दिया मैं। यहाँ पे तुमको ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट करना रहेगा, बराबर ना। अगर मेरे को नबील को यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन देना है तो मैं क्या लूंगा, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। और मेरे को, मैं चाहता हूँ कि नबील का जो यूजर नेम पासवर्ड उसके पीसी पे है, मतलब ये घर बैठ कर लॉगिन करेगा न्यूयॉर्क के डेटाबेस पे, तो इसके घर का जो यूजर नेम पासवर्ड है वो अप्लाई होना चाहिए, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन, समझा। लेकिन विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको क्या लगता है कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी क्या रहेगी? क्या क्वेश्चन नहीं समझेगा? अगर मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन नबील को प्रोवाइड करता हूं तो उसके लिए सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, मैंडेटरी पार्ट क्या है उसके लिए कि ये चीज होना ही चाहिए। मैंडेटरी पार्ट समझता है ना, रिक्वायर्ड जो रहेगा मतलब बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। क्या सबसे मेन चीज है? जो पीसी का अकाउंट रहेगा वही रहना कंपलसरी रहेगी, ऑथेंटिकेशन नहीं, वो तो मैं उसको दे रहा हूँ ना यूजर नेम, वो तो उसको मिल ही जाएगा पासवर्ड। अगर नहीं रखेगा तो पासवर्ड नहीं रहेगा। अगर नबील पासवर्ड नहीं सेट करता तो पासवर्ड नहीं रहेगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं हुई ना। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि इसका सिस्टम जो है विंडोज रहना चाहिए, लिनक्स नहीं चला सकता, फेडोरा नहीं चला सकता, उबुंटू नहीं चला सकता, मैक ओएस नहीं चला सकता। विंडोज सिस्टम रहेगा जब भी विंडोज ऑथेंटिकेशन मिलेगी। समझ में आया? माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम रहना कंपलसरी है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लिनक्स से लॉगिन करना है न्यूयॉर्क के सर्वर पे, तो उस टाइम मेरे को एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन लगेगी, समझा। तो मैं एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ नबील का सिस्टम, बराबर। यहाँ पे तुमको ये प्रोवाइड करना है कि नबील कौन से डेटाबेस में लॉगिन करेगा, मतलब डिफॉल्ट डेटाबेस है तो डेटाबेस में मैपिंग करके तुम इसको प्रोवाइड कर सकते हो बहुत सारे डेटाबेस। जैसे तुम लोग तीनों अलग अलग 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम पॉज गोल्ड पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम डेबिट कार्ड पे कर रहे हो, कोई और एक बंदा है वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तब तीनों को मेरे को अलग अलग यूजर नेम देना। मैं ये चाहता हूँ कि जो पॉस वाला बंदा है, पॉइंट ऑफ सेल वाला बंदा है, वो डेबिट कार्ड का डेटा एक्सेस ना कर सके, जो डेबिट कार्ड वाला है वो पॉस का डेटा एक्सेस ना कर सके, समझ में आएगा। जो सेल्स एंड कैटरिंग वाला है वो कोई दूसरे का डेटाबेस में एक्सेस कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर नेम बना के देते हैं डेटाबेस के ऊपर और उसमें मैपिंग बता देते हैं। जैसे अभी मैं ये नबील का यूजर नेम क्रिएट किया तो मैं यहाँ से लिस्ट में डेटाबेस की मैपिंग बता दूंगा। देखो ये डेटाबेस तो डिफॉल्ट डेटाबेस है, सिस्टम के डेटाबेस है, और ये जो 2 डेटाबेस है मैं तुमको अभी जस्ट बताया था, एक जीपीएस डेटाबेस और जो है एएसपीनेट डीबी, बराबर ना। ये 2 डेटाबेस मैं तुमको बताया था ऑलरेडी। बैठ तो बैठ। समझा? ये समझा क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि नबील जब भी लॉगिन करे ना तो उसको जीपीएस डेटाबेस ही दिखना चाहिए, मतलब वो जीपीएस डेटाबेस में लॉगिन करना चाहिए। तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट करके रखूंगा, यहाँ से जीपीएस डेटाबेस सिलेक्ट करके रखूंगा। और डिफॉल्ट लैंग्वेज जो भी नबील की मेरे को सिलेक्ट करना है तो डिफॉल्ट रखना है तो डिफॉल्ट, या फिर इंग्लिश स्पेनिश जो भी डेटाबेस की लैंग्वेज रहेगी वो तो फिलहाल इसको डिफॉल्ट हम लोग रखेंगे। समझ में आया ये इतना? उसके बाद ये तो जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग के बाद नीचे हम लोग उतरते हैं, यहाँ पर थोड़ा सर्वर रोल्स। देखो एसक्यूएल सर्वर के अंदर क्या रहता है, हर एक यूजर के लिए रोल क्रिएट रहता है। रोल जो रहता है, रोल के बेस पे ही ऑथेंटिकेशन, रोल के बेस पे ही ऑथराइजेशन होता है। रोल के बेस पे क्या प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का फंडा क्या है कि
जैसे ये पर्टिकुलर डेटाबेस एक्सेस कर सकता है कि नहीं, ये ऐड कर सकता है, मतलब प्रिविलेजेस इन जनरल। अगर मैं बोलूँ ऑथराइजेशन मतलब क्या, प्रिविलेजेस। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ प्रिविलेजेस का एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसको हम लोग रोल बोलते हैं। जैसे एक रोल मैं बना लिया, देखो यहाँ पे रोल है लिस्ट में, एक क्या है तुम्हारा पब्लिक रोल। पब्लिक रोल मतलब ये हर कुछ कर सकता है। एक सिस एडमिन रोल, सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं सिस एडमिन टिक मार्क कर दूंगा तो फिर नबील को हर एक प्रिविलेजेस ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मतलब ये जो है एक रोल जो है वो क्या करेगा, सेट ऑफ प्रिविलेजेस असाइन कर देगा बंदे को। क्या मतलब, ये इतनी प्रिविलेजेस इसके पास है, समझ में आएगा। और एक्स्ट्रा रोल अगर तुमको क्रिएट करना है तो न्यू रोल तुम क्रिएट भी कर सकते हो। तो फिलहाल लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है न्यू रोल की, वो कंपनी लेवल पर पड़ती होगी तो पता नहीं, लेकिन अभी तक हम लोग ऐसा कुछ देखने नहीं मिला कि न्यू रोल। मोस्टली जो यूजर्स रहते हैं वो सिस एडमिन ही रहते हैं। 90% यूजर तुमको या तो पब्लिक मिलेंगे या तो सिस एडमिन मिलेंगे। तो मैं इसको सिस एडमिन पे टिक मार्क कर देता हूँ, समझ में आया। एक होता है सिस एडमिन और एक होता है सर्वर एडमिन। सिस एडमिन मतलब क्या, ये जो पीसी पे मैं लॉगिन किया हूँ क्लाइंट, मैं अपने सिस्टम का डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जितने भी डेटाबेस है उनके ऊपर हर एक पे प्रिविलेज मैं दे दूंगा। तो सर्वर एडमिन नहीं देने का, नहीं तो सिक्योरिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सिस एडमिन तुम प्रोवाइड करोगे, समझा क्या बोला मैं। उसके बाद है यूजर मैपिंग, ये थोड़ा टाइम लगता है आने, वो डेटाबेस सर्च करता है। हाँ, तो ये देखो डेटाबेस सर्च करके लेके आया हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा डेटाबेस रहता है, अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 ही डेटाबेस है, तो भी ये थोड़ा फ्लैश हो गई आया। तुम जब 100-150 डेटाबेस क्रिएट कर दोगे ना तो ये बहुत देर में आता है, थोड़ा इसको रुक के आएगा। तो यहाँ पे बताने कि यूजर कौन कौन से डेटाबेस को मैप कर सकता है, मतलब ये यूजर को जीपीएस जीपीएस डेटाबेस के अलावा और कौन कौन सा डेटाबेस दिखना चाहिए। तो जो डेटाबेस दिखना चाहिए उस पर मैं टिक मार्क कर दूंगा, समझ में आया। देखो जहां मैं टिक मार्क करूं यूजर नेम, उसके आगे उसका यूजर नेम वहां पर लिखा हुआ आ जा रहा है, बराबर ना, समझा ये यूजर मैपिंग समझा कि नहीं। यूजर जब लॉगिन करेगा तो कौन कौन से डेटाबेस पे मैप करेगा वो सर्वर में। सर्वर पे तो बहुत सारे डेटाबेस है ना, न्यूमरस डेटाबेस सर्वर के ऊपर है, तो कौन सा डेटाबेस उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए वो। हाँ बस ये तो यहाँ से अनेबल करना है लॉगिन और परमिशन टू डेटाबेस इंजन लॉगिन। ओके, ये क्रिएट हो गया, समझ में आएगा। ये देखो एक न्यू यूजर आ गया है यहाँ पर नबील। अब मैं इससे लॉगिन कर सकता हूँ। मैंने क्या दिया है, लॉगिन नेम नबील दिया है और पासवर्ड जो मैंने सिस्टम दिया है। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट किया, अगेन कनेक्ट। अब मैं एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन ले सकता हूँ, समझा। जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे, मैं लॉगिन कैसे क्रिएट करूंगा। बाय डिफॉल्ट तुमको ऐसे लॉगिन मिलता है, बाय डिफॉल्ट तुमको ऐसे लॉगिन मिलता है, लेकिन ऐसे लॉगिन भी डिसेबल रहता है। उसको भी अनेबल करने के लिए तुमको पहले विंडोज ऑथेंटिकेशन से जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि क्या है वो ऐसे को अनेबल करने का, खुद का लॉगिन क्रिएट करने का सीधा। बराबर, अभी ये पासवर्ड कंफर्म करने बोल रहे हैं। सिस्टम सिस्टम रखा है मैंने पासवर्ड, लॉगिन हो गया। देखो डेटाबेस में वही 2 डेटाबेस बता रहा है जो मैं टिक मार्क किया था। अगर मैं एक टिक मार्क हटा देता तो ऑटोमेटिक वो मतलब एक ही डेटाबेस बताता। अगर मैपिंग में हटा दूंगा वहां से, समझा ना। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर के अंदर ये 3 ये डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस जो हर एक सर्वर के लिए रहते हैं। ये हर एक डेटाबेस की एक मीनिंग रहती है। मास्टर डेटाबेस जो रहता है तुम्हारे सर्वर का मेटा डेटा रहता है, मतलब तुम्हारे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल है, सॉरी तुम्हारे सर्वर के ऊपर कितने डेटाबेस है, उनका नेम क्या है, और वो सब जो डिटेल रहेगी मास्टर के अंदर रहेगी। एक जो रहेगा तुम्हारा मॉडल रहेगा, मॉडल के अंदर एक फिक्स टेम्पलेट रहेगा यहाँ पर। मतलब अगर तुम मॉडल में कोई 2 टेबल में फॉर एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टेबल 1 टेबल 2 मैंने मॉडल के अंदर क्रिएट कर दिया। अब मैं हर टाइम जब न्यू डेटाबेस लूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट जो है ना 2 टेबल टेबल 1 टेबल 2 सेम स्ट्रक्चर जो मॉडल में था ना वो न्यू डेटाबेस के अंदर रहेगा। समझा मैं क्या बोला, मतलब एक टेम्पलेट रहेगा वो। जैसे मैं जितना भी डेटाबेस क्रिएट करता हूँ मेरे को टीबीएल लॉगिन टेबल रिक्वायर रहता है हर डेटाबेस में। हर डेटाबेस में लॉगिन तो लगेगा ना, तो मैं घड़ी घड़ी डेटाबेस लॉगिन नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मॉडल में जाके एक बार लॉगिन बना दूंगा, और जब जब मैं न्यू डेटाबेस क्रिएट करूंगा ना तो वो सेम स्ट्रक्चर वाला लॉगिन है ना हर एक न्यू डेटाबेस के अंदर तुमको मिलेगा। इसको ट्राई करके देखना, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मेरे को न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, अब मेरे को यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है ना। मैं ये इतना समझा पूरा इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट समझेगा। डेटाबेस क्रिएट करने तो
2 मिनट का भी काम नहीं है, ये समझ लो। ये देखो डेटाबेस क्रिएट करना है, राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस, न्यू डेटाबेस में जाके मेरे को नेम देना है। फॉर एग्जांपल जो हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, वो किसके एग्जांपल लेंगे हम लोग, कौन सी एग्जाम्पल लूँ मैं जो तुम लोग को अच्छा समझ में आए? स्कूल मैनेजमेंट का ले लूँ? सब स्कूल के बारे में तो तुम लोग को सब पता ही है ना, स्कूल का तो पता है ना, स्कूल याद है। अगर मैं स्कूल के अलावा कोई और प्रोजेक्ट लेता हूँ तो फंक्शनल एस्पेक्ट भी मेरे को समझाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ होटल का, अभी मैं वो लूंगा तो मेरे को पूरा तुम लोग को बताना पड़ेगा होटल में ये होता है, वो होता है, इंटरनली ये सब। या फिर मैं कोई बैंकिंग इंश्योरेंस का लेता हूँ तो बैंकिंग के रूल्स रेगुलेशन और क्या है वो सब। तो बेस्ट ये है कि स्कूल मेरे ख्याल से सबको पता है, स्कूल है, क्लास है। तो इसके लिए फंक्शनल एस्पेक्ट जो है प्रोजेक्ट की जीरो करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, स्कूल ईआरपी ले लेता हूँ। स्कूल ईआरपी मतलब क्या? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। ईआरपी इज ए कंप्लीट सोल्यूशन फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एक फिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा वो, मतलब हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल ईआरपी रहेगा तो स्कूल ईआरपी में कौन कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे? स्कूल ईआरपी में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहेगा, स्कूल ईआरपी में पेरोल डिपार्टमेंट रहेगा, स्कूल ईआरपी में नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा, स्कूल ईआरपी में टीचिंग स्टाफ रहेगा, स्कूल ईआरपी में लीव अटेंडेंस एंड लीव ट्रैकिंग डिपार्टमेंट रहेगा। अटेंडेंस एंड लीव ट्रैकिंग समझा ना, वो जो पेमेंट काटते हैं अटेंडेंस के बेस पे। अब अटेंडेंस के अंदर भी दो सब डिपार्टमेंट रहेंगे, टीचर अटेंडेंस और स्टूडेंट अटेंडेंस। समझ में आया? एक जो तुम्हारा रहेगा रिजल्ट के लिए एक डिपार्टमेंट रहेगा, सब चीज के लिए। मतलब ऐसा मैं कर रहा हूँ तो बहुत बड़ी स्कूल है, लंदन की कोई स्कूल है भाई, इसके बारे में मत सोचना। तो डेटा ये क्या है? हाँ ये देखो एरर क्या, एरर है क्रिएट डेटाबेस परमिशन डिनाइड इन डेटाबेस मास्टर। डेटाबेस मास्टर में तुम कोई भी न्यू डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार। कभी ऐसा कुछ परमिशन का प्रॉब्लम हो ना तो यहाँ पे जाने का, ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में जाके एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर पे राइट क्लिक करने का, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कर देगा। मतलब मैं इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने नबील यूजर से लॉगिन किया। अब आगे एक टेस्ट डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ये नबील जो यूजर है इसको कुछ प्रिविलेजेस कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम दे रहा है। इसको प्रिविलेजेस असाइन कर दूंगा। सिक्योरिटी एडमिन कहाँ, सर्वर एडमिन डाल के देखता हूँ। अच्छा इसी एडमिन हट गया था क्या? समझ में आया मैंने क्या किया? मैं खाली रोल चेंज किया हूँ, इसके लिए जल्दी जल्दी करो। हुआ? कुछ नेम नहीं किया हूँ, मैंने नेम चेंज किया कुछ नहीं, सिर्फ रोल असाइन किया। क्यों? वहाँ पे सिस एडमिन तो गलती से हट गया होगा, मैं ध्यान नहीं दिया होगा। सिस एडमिन पे टिक मार्क, जब तक सिस एडमिन पे टिक मार्क नहीं करोगे तो वो उसको प्रिविलेजेस ही नहीं रहेगी। मतलब उसने ऑथेंटिकेट किया कि नबील का यूजर नेम पासवर्ड सही है, लेकिन ऑथराइजेशन में उसने क्या डाला कि ये सिस एडमिन नहीं है, इसके लिए डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ एक्सेस कर सकता है, बराबर मेरे को सब डेटाबेस की लिस्ट दिखी, लेकिन डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ। समझा? वो एक्चुअली वो एरर नहीं था, वो भी एक कंसेप्ट ही है, समझ लो। अब ये स्कूल या आपकी डेटाबेस, जब डेटाबेस ऐसे ही क्रिएट होता है और कोई नई चीज नहीं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है, डेटाबेस का बैकअप लेना और दूसरे पीसी के ऊपर डालना है। जैसे मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट किया, तुमको अपने सर्वर पे वो डेटाबेस को डालना है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वो क्या रहेगा, डेटाबेस बैकअप एंड डेटाबेस रिस्टोर। तो वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा जब तुम लोग इसको, चलो बताया था उसको भी। देखो राइट क्लिक करने का, टास्क में जाने का, बैकअप, तो ये बैकअप सेव कर देगा तुम्हारा।
.bkp फाइल, .bkp फाइल के अंदर ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस बैकअप। क्या डेटाबेस बैकअप एंड डेटाबेस रिस्टोर। क्वेश्चन वहां पे ये रहता है तुमको इंटरव्यू में कि which extension is used for SQL Server database backup file? Which extension used for SQL Server database backup file? अगर ये वैसे पढ़ोगे ना तो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये सब क्वेश्चन रहता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बीकेपी बीकेपी ठीक है। देखो यहाँ पे डॉट जैसे मैं बैकअप पे क्लिक करूंगा तो ये एक पाथ स्पेसिफाई करेगा कि कहाँ इसको बैकअप करना है, सी में, प्रोग्राम फाइल में, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल 1, एमएस एसक्यूएल बैकअप, स्कूल erp.bkp दिखा ये। तो अब इसको ओके करोगे तो ये पूरा बैकअप वहां पे सेव कर देगा, ये पाथ है यहाँ पे सेव कर देगा वो बैकअप, एक्सटेंशन डॉट बीकेपी रहेगा। हाँ ठीक है। तो अभी फिलहाल बैकअप वगैरह नहीं ले रहा हूँ मैं, बाद में जब करेगा तो बैकअप लेंगे। अब इसमें डेटाबेस जो रहता है क्या रहता है, डेटाबेस एक्चुअली क्या है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। डेटाबेस जो है एक ऑब्जेक्ट रहता है और वो क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। तो वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है वो उसमें क्या क्या रहता है, उसमें टेबल्स होते हैं, उसमें व्यूज होते हैं, उसमें सिनोनिम्स होते हैं, उसमें स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, उसमें यूजर्स होते हैं, उसमें रोल होते हैं, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आएगा जितनी भी यहाँ पे तुमको फोल्डर्स दिख रहे हैं वो सब क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो इसमें ये क्या है, इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर रहता है, इसमें फंक्शन रहता है, इसमें डेटाबेस ट्रिगर रहता है। लिख लो लिस्ट ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, यहाँ तुमको स्क्रीन पे तो देख के लिखो, मैं जहाँ यहाँ पे एरो रख रहा हूँ। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डालो साइड हेडिंग और उसमें फर्स्ट लिखो टेबल्स, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, व्यूज, सिनोनिम्स, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस, डेटाबेस ट्रिगर्स, डेटाबेस टाइप्स, डेटाबेस यूजर्स, डेटाबेस रोल्स। यूजर का रोल तो समझ में आ गया होगा भाई, यूजर मतलब जो मैं नबील क्रिएट किया वो, रोल जो है मेरा सिस एडमिन है वो। डेटाबेस स्कीमा, ये वर्ड से बहुत घबराते हैं लोग, स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा। सुनेगी नहीं कभी स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा, बैठ बैठ बैठ, सुने ना डेटाबेस स्कीमा, उसके बगैर टीवाई कंप्लीट नहीं होता। बस इतना काफी है, बाकी सब सर्वर ऑब्जेक्ट्स है। फिलहाल हमको खाली क्लाइंट ऑब्जेक्ट समझा। डेटा तो डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज नथिंग बट योर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में इतने टाइप के ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब मैं उसमें टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, बराबर ना, उसके अंदर मैं डेटाबेस ट्रिगर क्रिएट कर सकता हूँ, ये सब चीज मैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मेरे को डेटाबेस इतना इन डिटेल में नहीं पढ़ाना, मेरे को सिर्फ बताना है टेबल कैसे बनेगा, टेबल में डेटा कैसे जाएगा, डेटा फॉर्म पे कैसे आएगा, समझ। और यही चीज तुमको बताना रहेगा, इससे जितना मैं बता दी ये बहुत हो गया, क्योंकि मैं तो मतलब डेटाबेस में सर्टिफिकेशन वगैरह पढ़ाता हूँ तो इतना मेरे को नॉलेज है, नहीं तो कोई को इतना पता भी नहीं रहता है अंदर की चीज, सिक्योरिटी रोल वगैरह कोई नहीं बताएगा तुमको, बुक में भी नहीं तुमको मिलेगा 90% बुक।
तो ये देखो यहाँ पे मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने में यहाँ राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू टेबल, बराबर। तो मैं फिलहाल एक टेबल तुमको क्वेरी से पहले क्रिएट करके बताता हूँ। तो मेरे को जिसमें टेबल क्रिएट करना है वो डेटाबेस को सेलेक्ट करना है। वो डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है। मैं न्यू क्वेरी पे क्लिक किया तो न्यू क्वेरी एनालाइजर विंडो यहाँ पे खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टेबल क्रिएट करना है। फॉन्ट छोटा है क्या, दिख रहा है कि ज्यादा छोटा है? ढूंढना पड़ेगा बड़ा कहाँ से होता है, मसला हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे को पता नहीं है डेटाबेस जो यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा बड़ी लिस्टिंग है यहाँ पे। ऐसा होता नहीं, 2-3 डेटाबेस रहता भी नहीं, सही बात तो ये। तो मेरे को मेरे डेटाबेस का नेम पता है। फॉर एग्जांपल देखो, जो डेटाबेस तुम सेलेक्ट करके क्वेरी विंडो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वही डेटाबेस का नेम आ जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कूल ईआरपी आ रहा है, बराबर। तो कोई और डेटाबेस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एएसपी नेट डीबी यहाँ पर है, लेकिन मेरे को पता है मेरे डेटाबेस का नाम स्कूल ईआरपी है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूज। यूज मतलब मेरे को मेरा डेटाबेस यूज करना है, तो मैं लिखा यूज स्कूल ईआरपी। और इसको सेलेक्ट करने का, लिखो मत, बाद में लिख लेना। मैं लिखा यूज डेटाबेस का नेम और उसको सेलेक्ट करने का F5 प्रेस करने का। जैसे F5 प्रेस करोगे देखो ऊपर वो डेटाबेस सेलेक्ट होके आ गया, दिखा। इसके लिए बोला लिखो मत, देखो एक बार फिर देखो। ASP.NET DB फॉर एग्जांपल सेलेक्ट है, मेरे को मेरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया, मैं इसको F5 दबाया या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो इधर समझ में आया। मतलब अब करंटली डेटाबेस कौन सा यूज करेगा, वो स्कूल ईआरपी, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस है ना, इसमें कोड करना है मेरे को पता नहीं है। अब मेरे को टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में, मैं लिखा क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के बाद क्या करना रहेगा, टेबल का नेम स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझको टेबल जो क्रिएट करना है स्कूल ईआरपी के लिए, सबसे पहला टेबल जो मेरे को क्रिएट करना है लॉगिन टेबल। कोई भी बंदा आएगा तो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए मुझको क्या लगेगा, टेबल का नेम TBL लॉगिन। जितने भी टेबल्स तुम क्रिएट करोगे वो कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। हर टेबल के नेम के आगे तुम TBL लिखोगे, हर स्टोर्ड प्रोसीजर के नेम के आगे तुम SP लिखोगे, SP मतलब स्टोर्ड प्रोसीजर। हर ट्रिगर के नेम के आगे तुम TRR लिखोगे या TRG लिखोगे। वो यूज होता है कंपनी में वैरी होता है वो, मतलब समझ में आना चाहिए ये क्या है, समझ में आएगा। जैसे हर जब तुम बटन क्रिएट करोगे तो BTN लिखोगे बटन का नेम, जब तुम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे तो TXT लिखोगे, जब तुम लेबल क्रिएट करोगे तो LBL लिखोगे, जब तुम ग्रुप बॉक्स क्रिएट करोगे GRP लिखोगे, जब तुम ऑप्शन बटन या रेडियो बटन क्रिएट करोगे तो RDO या OPT लिखोगे, समझ में आएगा। चेक बॉक्स क्रिएट करोगे CHK लिखोगे, कंबो बॉक्स के लिए CBO या CMB लिखोगे। तो ये ऐसे कन्वेंशन है, तो इसको थोड़ा सा बुक लेके पढ़ लेना। वो उतनी चीज मैं बता नहीं सकता, इतना डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्रिएट करना है TBL लॉगिन टेबल। टेबल का नेम लिख दिया। टेबल का नेम लिखने के बाद 2 ब्रैकेट ऐसे लगा देने का, जैसा हम लोग नॉर्मली लगाते हैं, बराबर। अब इसमें कौन कौन से कॉलम से को क्रिएट करना है, तो मेरा कुछ आर्किटेक्चर ऐसा है TBL लॉगिन का। TBL लॉगिन टेबल लिए ऐसा टेबल रहना चाहिए। यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, सबसे पहले ID रहेगा, फिर यहाँ पे यूजर नेम रहेगा, फिर यहाँ पे उसका पासवर्ड स्टोर रहेगा, और फिर वो यूजर की टाइप रहेगी। मतलब वो यूजर जो है स्टाफ में से है या नॉन टीचिंग स्टाफ में से है या जो भी, या वो एडमिनिस्ट्रेटर है वो या लिमिटेड यूजर है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बना रहा हूँ तो वो जो यूजर है वो कंपाउंडर है, वो या वो यूजर जो है वो चेकआउट काउंटर सेल वाला चेकआउट बॉय है, या फिर कुछ और है, या फिर वो कोई डॉक्टर है, समझ में आएगा। तो ऐसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज जो होते हैं उनका एक कैटेगरी होती है ना, डेजिग्नेशन होता है। डेजिग्नेशन समझता है ना, हाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझको क्या लेना रहेगा, ID। तो मैंने कॉलम नेम ID लिया। अब उसके बाद SQL का डेटा टाइप मुझको प्रोवाइड करना है, तो ID में के अंदर वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी इंटीजर। तो ये ID की वैल्यू इंटीजर में ले लिया, मतलब ये जो कॉलम ID क्रिएट होगा उसके लिए इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो नेक्स्ट जो कॉलम मैंने लिया एम्प्लॉय का नेम, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ई नेम जो रहेगा वो वर्क रहेगा। वर्क मतलब कैरेक्टर वैल्यू जो मोर देन 1 कैरेक्टर सेव करेगी, वेरिएबल कैरेक्टर। डिफरेंशिएशन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है तुमको, देखो जब भी तुम .NET के लिए जाओगे 90% क्वेश्चन तुमको डेटाबेस के ऊपर रहेगा, और ये एक ही लेक्चर डेटाबेस का होगा, इसके बाद डेटाबेस का कोई लेक्चर नहीं मिलेगा। बता दे, .NET पढ़ना है डेटाबेस पढ़ना है,
नहीं वो ज्यादा हो जाए क्योंकि डेटाबेस का क्वेश्चन बहुत रहता है, इसके लिए मैं बहुत स्लो स्लो ले रहा हूँ, हर क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। डेटाबेस के क्वेश्चन, अब मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, 3 जगह इंटरव्यू के लिए गया मैं, तीनों जगह, एक जगह तो हमको डॉटनेट का बोले थे और एक भी क्वेश्चन डॉटनेट पे नहीं था, सब क्वेश्चन पीएल एसक्यूएल के ऊपर था। सेकंड टाइम गया तो मिक्स था, डॉटनेट और एसक्यूएल मिक्स था। और कितने लोग इंटरव्यू का तुम रिव्यू पढ़ोगे, जब भी डॉटनेट के लिए जाओगे तुमको एसक्यूएल पे क्वेश्चन रखेंगे वो लोग। मैं यहाँ पर गया था, मेरे को क्वेश्चन था व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, ये सब क्वेश्चन था, ये सब का डॉटनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ में आएगा? व्हाट डू यू मीन, हाउ कैन आई डिस्प्ले डेटा फॉर मोर देन 2 टेबल? आंसर इज यूजिंग जॉइन, सिंपल। तो ये ई नेम वर्क है, जो है क्या है, डेटा टाइप है। वर्क है डेटा टाइप में लिया, 20 लिखा, मतलब 20 कैरेक्टर ये सेव कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्क है। बता रहा हूँ ना, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्क है। तो क्वेश्चन में ज्यादा बता ही देता हूँ पूछने से पहले ही। 9:20 हो गया क्या? हाँ नहीं यार, ये पप्पू लोग पढ़ाने का ना। डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्क है। कैर एंड वर्क कैर का डिफरेंशिएशन क्या है? सबसे पहला डिफरेंशिएशन ये है कि कैर जो है वो फिक्स्ड कैरेक्टर है। फिक्स्ड कैरेक्टर मतलब कैसा? अगर मैं डेटा टाइप लेता हूँ कैर और लिखता हूँ 10, बराबर, और एक साइड में लेता हूँ वर्क कैर और उसमें लिखता हूँ 10। अब कैर के अंदर मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो डेटा स्टोर करता हूँ, एक नेम स्टोर करता हूँ राज, बराबर, तो ये 3 कैरेक्टर ले रहे हैं, लेकिन अननेसेसरीली वो क्या करेगा, 7 स्पेसेस ऐड कर देगा क्योंकि वो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है। समझ में आया? अननेसेसरी वो क्या करेगा, 7 कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड कर देगा क्योंकि वो फिक्स्ड है। और इसके अंदर मैं अगर राज ऐड करता हूँ तो ये क्या करेगा, 3 कैरेक्टर ही देगा। वेरिएबल लेंथ इसका मतलब ये नहीं 10 से बढ़ के 12 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे इंटरव्यू में लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि एक्सीड होगा कि नहीं होगा। तुम लोग बोलोगे तो नहीं, तो बोलेगा आर यू श्योर, तो तुम लोग बोलोगे हाँ, तो भी इंटरव्यू एंड। समझ में आएगा? ये बहुत वो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। तुमको कुछ कॉमन क्वेश्चन डेटाबेस के तुमको हर इंटरव्यू में मिलेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वर्क कैर, ये जो एन कैर एंड वर्क कैर, उसका भी डिफरेंशिएशन आता है, आगे कभी बताऊंगा एन कैर वर्क कैर का। तो ये क्या तुम्हारा समझे इसका मेन डिफरेंशिएशन? तो समझ लो। हाँ मैं समझ रहा हूँ, सब मक्कारी समझ रहा हूँ। वर्क कैर 10 और कैर 10 समझ में आएगा? तो ये अननेसेसरी 7 स्पेस ऐड करेगा और ये क्या करेगा, वेरिएबल लेंथ जितनी तुम कैरेक्टर प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से वो लेंथ लेगा। समझा उतना? तो ये मैं लिया आईडी ई नेम, क्या अच्छा हाँ यूजर नेम ले लिया मैं क्या? चलो इसको यूजर नेम कर देते हैं ना, कोई मसला नहीं। यूजर नेम के बाद क्या रहेगा, पासवर्ड। देखो पासवर्ड जो है ऑलरेडी कैरेक्टर है, मतलब कीवर्ड है, तो यहाँ पे क्या करना रहेगा, जब कीवर्ड को तुमको एज ए कॉलम नेम यूज करना है तो ये लगाओ। समझा? टाइप देखो, अगेन टाइप जो है वो कीवर्ड है, तो क्या लिखा मैं, टाइप के आगे भी ऑप्शनल जो ब्रैकेट आता है उसको लगा दूंगा। समझा ये इतना? बस अब इसको सेलेक्ट करो, F5 प्रेस करो और नीचे आउटपुट देखो, ये आउटपुट है, ये बहुत बारीक आ रहा दिख रहा है कि उसका फॉन्ट नहीं बढ़ा हुआ, नहीं उसका नहीं बढ़ा होता तो इसके लिए बोला। तो ये क्रिएट टेबल क्या, हाँ तो अब ये टेबल देखो, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये टेबल दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको रिफ्रेश करो, देखो यहाँ टेबल नहीं है अभी, इसको मैं रिफ्रेश किया, आ गया टेबल टीबीएल लॉगिन। तो यही चीज मैं ना जीयूआई से भी कर सकता हूँ बहुत स्पीड में, लेकिन तुमको क्वेरी आना चाहिए क्योंकि तुमको स्टूडेंट को बताना है अगर टीचिंग करते हो तो। समझ में आ रहा है? ये देखो अब जीयूआई से मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू टेबल, कॉलम का नेम दो, फॉर एग्जांपल कॉलम 1, कॉलम 2, डेटा टाइप फटाफट आते चले जाएगा, वर्कर
बस क्रिएट हो गया, इसको क्लोज कर दो, यस कर दो। तो कंपनी में ऐसे ही क्रिएट कर देगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। टीबीएल टेस्ट खत्म। वही चीज़ जो वहाँ पर हुई थी वही चीज़ हुई, देखो बराबर। यहाँ पे मैंने इतने कॉलम्स लिए थे और ये जो है मेरे पास दो कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 लियो। फिलहाल मेरे को ये टेबल रिक्वायर नहीं है। टेबल रिक्वायर नहीं है तो टेबल को क्या करने का, डिलीट करने का। तो उसके लिए लिखने का ड्रॉप टेबल, या राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, टेबल ड्रॉप हो गया। रिफ्रेश करके देखो टेबल ड्रॉप हुआ कि नहीं। ड्रॉप हो गया टेबल। समझ में आया? समझा ये? इतना बस आज के लिए इतना काफी। कल भी लेना पड़ेगा तो